गुड आफ्टरनून बच्चों, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। लास्ट टाइम अपना ट्रांसवर्स वेव्स हो गया था ना पूरा। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। ओके, तो देखो साउंड वेव एक टाइप का लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ये अपन ने सीखा था वेव्स में। एंड साउंड इज समथिंग विच इवोक्स द सेंस ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनाई देते हैं, राइट। और उनके फ्रीक्वेंसीज के रेंज के बेसिस पे साउंड को अपन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं साउंड वेव्स को। पहला कैटेगरी है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक मतलब ऐसे साउंड वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा और ये हमारे ह्यूमन ईयर को सुनाई नहीं देते। इट इज आउटसाइड द ऑडिबल रेंज। सेकेंड कैटेगरी इज ऑडिबल वेव्स। सो लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में जो भी साउंड वेव्स होंगे वो हमारे कानों को सुनाई देते हैं। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर, इसलिए इसको अपन ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। एंड अल्ट्रासोनिक मतलब which is more than 20,000 hertz. Longitudinal waves having frequency more than 20,000 hertz. Again, this is not audible. और साउंड वेव कैसा टाइप का वेव है, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो इट्स अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। एंड मैकेनिकल के साथ साथ लॉन्जिट्यूडनल होगा, करेक्ट। एंड इट कैन प्रोपेगेट थ्रू एयर। एयर में वो कैसे प्रोपेगेट करेगा? एयर के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेंगे, और पार्टिकल्स का जो मोशन है वो वेव के मोशन के अलोंग होगा या उसके परपेंडिकुलर होगा? लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? अलोंग होगा, करेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। और पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जो प्रेशर होगा, प्रेशर भी हर एक पॉइंट और हर एक टाइम के साथ फ्लक्चुएट करेगा। एंड प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी भी फ्लक्चुएट करेगा। हमने लास्ट टॉपिक में जो इक्वेशन देखा था, वेव इक्वेशन, y equals to a sin kx minus omega t plus 5, वहां पे अपन ने डिसाइड किया था कि y कैन बी एनी पैरामीटर। ये डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी नहीं है। हमने देखा था y डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, राइट, प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, राइट। साउंड के केस में अपन y को डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी, इन तीनों के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर साउंड वेव्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन होगा उसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव, y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। जो प्रेशर वाला इक्वेशन है उसको अपन लिखेंगे डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा pm sin kx माइनस ओमेगा टी। डेल्टा p मतलब चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इन प्रेशर फ्रॉम एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक के रिस्पेक्ट में प्रेशर कितना चेंज हो रहा है उसको अपन डेल्टा p बोलेंगे। तो डेल्टा p का जो फ्लक्चुएशन है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। y वाले इक्वेशन में a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज a इन y वाला इक्वेशन? एम्पलीट्यूड, राइट, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। चेंज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड मान सकते हैं मैक्सिमम डेल्टा p। मैक्सिमम डेल्टा p मतलब करस्पॉन्डिंग चेंज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड। और वैसी डेंसिटी वाला जो इक्वेशन है उसको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी चेंज इन डेंसिटी की बात हो रही। बिना वेव के जो डेंसिटी रहा होगा एटमोस्फियर का, वेव के पास होने से वो डेंसिटी किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा, उसमें क्या चेंज आएगा, उसका ये इक्वेशन है। डेल्टा रो इक्वल्स टू डेल्टा रो एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगेन डेल्टा रो एम मतलब मैक्सिमम डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा रो, मैक्सिमम डेल्टा रो, चेंज इन डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, समझ में आया यहाँ तक सबको? इन तीनों इक्वेशंस को अपन डिटेल में आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे, इसको नोट कर लो। हेलो सर। यस, बताओ। सर हम इंफ्रासोनिक वेव सुन पाते हैं बट अल्ट्रासोनिक क्यों नहीं? वो तो बड़े होते तो
नहीं नहीं नहीं, अपन इंफ्रासोनिक भी नहीं सुन पाते। किसने कहा इंफ्रासोनिक सुन पाते? नहीं नहीं, मैंने कहा वो नहीं सुन पाते, वो समझ सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, बट अल्ट्रासोनिक क्यों नहीं? देख, फ्रीक्वेंसी के बड़े या छोटे होने से सुनने का कोई रिलेशन नहीं है ना। हाँ हमारे हाँ। कानों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा ना। अब हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो ये सारे तो नेचर का खेल है, इसमें अपन तो कुछ नहीं कर सकते। अगर दूसरा एनिमल लेगा, जैसे बैट्स, बैट्स सुना है, बर्ड, उनके यस सर। आंखें नहीं होते। वो कैसे डिटेक्ट करते चीजों को? साउंड वेव से डिटेक्ट करते। साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट होके आते, तो उसी से उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है। तो उनको वो सुनाई देता है, बट हमें नहीं सुनाई देता, तो उनका बिहेवियर अलग होगा। तो वैसे ही यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबका बिहेवियर अलग होगा। किसी को कुछ रेंज की फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगे, किसी को कुछ और रेंज की सुनाई देंगे। ओके। ओके सर। तो सर, हाँ बताओ। फ्रीक्वेंसी और जो लाउडनेस होता है तो उसका रिलेशन नहीं है ना? नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसका तो लाउडनेस एक अलग बात है। लाउडनेस क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे अपन आगे। तुमने सुना होगा डेसिबल्स करके, सुना है तुमने डेसिबल्स? जो लाउडनेस को मेजर करता है, कितना लाउड है कोई चीज, कैसे? सुना होगा ना। तो डेसिबल से अपन मेजर करते हैं कितना लाउडनेस है। फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है उससे। सर एम्पलीट्यूड से होता होगा ना, कितना एम्पलीट्यूड का साउंड है? हाँ, एम्पलीट्यूड से ही हो सकता है, करेक्ट। इंटेंसिटी से हो सकता है, मतलब इंटेंसिटी समझते हो, कितना इंटेंस है कोई चीज। हाँ। तो इंटेंसिटी एक तरीके से डिसाइड करेगा कि कितना लाउडनेस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे आगे, इनमें क्या रिलेशन होगा। एक्चुअली उसमें इंटेंसिटी में भी फ्रीक्वेंसी का भी टर्म आ जाएगा। तुम्हें याद है इंटेंसिटी क्या होता था, फॉर्मूला? यस सर। उसमें ओमेगा स्क्वायर का टर्म आता था ना, ओमेगा इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो आगे अपन जब पढ़ेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी का क्या रूल होगा। ठीक है, ये लिख के हो गया सबका? सर 1 मिनट। ओके ठीक है। डन सर। ऑलराइट, चलो एक सेकेंड। सो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। अपन ने यहाँ पे ये दो टाइप के इक्वेशंस की बात की थी, एक्चुअली तीन टाइप की थी, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और डेंसिटी। तो पहले दो में क्या रिलेशन होगा उसको अपन अभी डिराइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर। डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है, भले दिखने में काफी बड़ा दिख रहा है, बट इमेजिन करो कि एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ सिर्फ dx है। और एलिमेंट का जो ये वाला पोर्शन है, येलो वाला पोर्शन, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से x मान लेते। और जो ब्लू वाला, ग्रीन वाला जो पोर्शन होगा उसका डिस्टेंस x प्लस डी हो जाएगा ओरिजिन से, राइट। तो यहाँ पे अपन y का कोई भी इक्वेशन अज्यूम कर सकते। लेट्स से y इज सम a
cos kx माइनस ओमेगा टी। खाली एग्जांपल के तौर पे अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, a sin kx माइनस ओमेगा टी भी हो सकता था या फिर कोई और फंक्शन भी हो सकता था। तो ये हमारा अजम्पशन है, लेट y इज a cos kx माइनस ओमेगा टी, लेट्स अज्यूम दैट। बट यहाँ पे मुझे बताओ y कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में होगा या वर्टिकल में होगा? वेव तो हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल कर रही, दिस इज द वेव जिसका वेव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया हुआ है c। तो पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं y मान रहा हूँ, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये अप एंड डाउन होना चाहिए कि राइट एंड लेफ्ट होना चाहिए? क्या लगता है पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट? अप एंड डाउन। राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे अपन लॉन्जिट्यूडनल की बात कर रहे हैं ना, लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव, लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव। तो अगर वेव राइट में जा रही है तो पार्टिकल्स भी राइट में डिस्प्लेस कर रहे होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, उसी को अपन लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं ना। ट्रांसफर से यही चीज अलग होती। तो यहाँ पे जो येलो वाला पार्टिकल है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो गया होगा, ऐसा मान सकते हैं अपन। मान लेते हैं कि ये y से राइट की तरफ डिस्प्लेस हो गया, मतलब किसी x पे अपन ने y अज्यूम कर ली और येलो वाला पार्टिकल अभी यहाँ पे आ गया। तो मुझे बताओ x प्लस डी एक्स पे y की वैल्यू क्या अज्यूम कर सकते हैं? x प्लस डी एक्स पे मैं मान सकता हूँ ये y प्लस डी वाई से आगे आ गया होगा। किसी भी फंक्शन में ऐसी वेरिएशन मानते हैं ना, अगर x प्लस डी एक्स बन गया तो y को मैं अज्यूम कर सकता हूँ वो y प्लस डी वाई बन गया होगा। तो जो ग्रीन वाला पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया होगा। समझ में आया ये सब कुछ सिचुएशन? तो बेसिकली अपन मीडियम का एक छोटा सा, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, वी आर अज्यूमिंग अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द मीडियम। एलिमेंट का थिकनेस कितना लिया मैंने? एलिमेंट का लेंथ मैंने dx मान लिया, छोटा सा एलिमेंट है। और एलिमेंट का जो ये वाला पार्टिकल है, लेट मी कॉल दिस पार्टिकल 1 विच इज मार्क्ड इन येलो, ओरिजिनली वो यहाँ पे था 1 पे, बट वेव के पास होने की वजह से पार्टिकल्स भी डिस्प्लेस करेंगे ना, तो 1 से 1 डैश आ गया, 1 से 1 डैश पे पहुंच गया। सिमिलरली पार्टिकल 2 जो ओरिजिनली यहाँ पे था वो 2 से 2 डैश पे पहुंच गया होगा। ये समझ में आ रहा है ये बात? स्पेस में जितने भी पार्टिकल्स है उन सबका ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होने वाला। ट्रांसफर्स में अपन ऐसा कर देते, ट्रांसफर्स में अगर मान लो ओरिजिनल सिचुएशन अगर ये होती तो मे बी किसी भी एक्स पे जो पार्टिकल 1 है वो 1 से 1 डैश ऐसे जाता, यहाँ पे पहुंच जाता y पे, और जो पार्टिकल 2 है विच इज लोकेटेड एट x प्लस डी एक्स, तो वो मे बी y प्लस डी वाई डिस्प्लेस करता और 2 से 2 डैश चले जाता। ये कौन से वेव की बात कर रहा हूं मैं इधर? कौन से वेव में ऐसा होता था? ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव में ये सिचुएशन थी, है ना, ये कहानी ट्रांसवर्स वेव के साथ हो रही थी। ये समझ में आ रहा है? हर पार्टिकल्स का अपना अपना एक डिस्प्लेसमेंट होता, हर करस्पॉन्डिंग एक्स के लिए अपना अपना एक y होता, राइट? तो x पे अगर मैं y की वैल्यू y मान रहा हूँ, x पे अगर मैं y की वैल्यू y मान रहा हूँ, तो x प्लस डी एक्स पे मैं y की वैल्यू y प्लस डी वाई मान सकता हूँ। ये बात समझ में आती है? किसी भी फंक्शन में अपन ऐसा कर सकते हैं ना। तो सेम तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर्स में जिस तरीके से y वर्टिकल हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनल में y भी हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा। तो किसी भी x पे अगर मैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y मान रहा हूँ, तो x प्लस डी एक्स पे जो पार्टिकल x प्लस डी एक्स पे बैठा हुआ है, इस पोजीशन पे y में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपन y प्लस डी वाई मान सकते। अभी समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो, बताओ। क्लियर है अभी ये? सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहे होंगे। मान लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, इसको S मान लेते हैं क्योंकि A अपन ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, कितना होगा इनिशियल वॉल्यूम? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू उसका लेंथ S dx, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा। और जो चेंज इन वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम को V मान लेते हैं, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा V। अभी देखो येलो वाला पार्टिकल y से आगे मूव कर रहा है और ग्रीन वाला पार्टिकल y प्लस डी वाई से आगे मूव कर रहा है, तो ओवरऑल लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ? एलिमेंट का जो लेंथ है वो कितने से बढ़ा? dy से बढ़ गया,
dy देख पा रहे हो? और अगर लेंथ dy से बड़ा और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर s है तो कहना है इसका जो वॉल्यूम है वो s dy से बढ़ गया होगा, ये बोल सकते। दिस विल बी द चेंज इन वॉल्यूम dv। यहां तक सब फॉलो कर रहे हो मुझे? yes एनी कंफ्यूजन? इनिशियल वॉल्यूम निकाल लिया, चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया। और सर यस बताओ। सर वो वॉल्यूम चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है ना। यस सर, हाँ। पार्टिकल 1 जो है वो y से डिस्प्लेस किया और पार्टिकल 2 y प्लस dy से डिस्प्लेस किया। तो ओरिजिनली जो ये वाला एलिमेंट था जिसको मैं रेड कलर में हैच कर रहा हूँ, उसका वॉल्यूम बढ़ गया होगा ना अभी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स। और वो इतने अमाउंट से बड़ा होगा, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस सर। तो हमें इनिशियल वॉल्यूम पता है और चेंज इन वॉल्यूम पता है, तो अपन dv अपॉन v कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये आ जाएगा s dy अपॉन s dx विच इज dy बाई dx। और सबको याद है अपन ने बल्स मॉड्यूलस करके एक टर्म पढ़ा था इलास्टिसिटी में, याद करके बताओ बल्स मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन किया था? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस वाज इंक्रीज ऑफ प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन वाज डेल्टा v अपॉन v। और साथ में एक माइनस साइन भी आता था, याद है सबको? ये माइनस साइन एक्चुअल में b को पॉजिटिव बना रहा था। तो इस Yes, फॉर्मूला से अपन बोल सकते हैं dv अपॉन v विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा p अपॉन b। तो यहाँ पे जो dv अपॉन v का इक्वेशन आया था, इसको माइनस डेल्टा p अपॉन b से रिप्लेस कर दो, तो माइनस डेल्टा p अपॉन b विल बी इक्वल्स टू डेल y बाई डेल x। dy बाई dx को डेल y बाई डेल x लिख सकते। दैट मीन्स चेंज इन प्रेशर डेल्टा p का जो एक्सप्रेशन है उसको मैं माइनस b टाइम्स डेल y बाई डेल x लिख सकता। ये इक्वेशन हमें याद रखना। तो अगर मान लो किसी सवाल में या किसी भी सिचुएशन में तुम्हें y पता हो, y मतलब कौन सा इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y पता हो तो ये फॉर्मूला से तुम प्रेशर इक्वेशन निकाल सकते हो। जब मैं प्रेशर इक्वेशन की बात करता हूं तो एक्चुअल में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टोटल प्रेशर या चेंज इन प्रेशर? change चेंज इन प्रेशर। तो जो चेंज इन प्रेशर है उसका ये इक्वेशन आ जाएगा, डेल्टा p इक्वल्स टू माइनस b टाइम्स डेल y बाई डेल x। ओके। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने y की क्या वैल्यू ली थी? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल वी हैव अज्यूम्ड y टू बी क्या फंक्शन लिया था? cos a cos kx माइनस ओमेगा टी। a cos kx माइनस ओमेगा टी। तो अगर ये मैंने y लिया होता तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो डेल्टा p है वो कितना आ जाता? माइनस b टाइम्स डेल y बाई डेल x करने पर cos माइनस साइन बन जाता, a तो रहता ही बाहर और साथ में k भी बाहर आ जाता, तो b a k इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, सॉरी माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये बन जाता। और माइनस माइनस भी प्लस बन जाते। सो डेल्टा पी का फाइनल एक्सप्रेशन बी ए के टाइम्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आ जाता। यहाँ पे मुझे बताओ डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? डेल्टा पी का जो एम्पलीट्यूड है वो कौन कौन होगा इधर? कौन सा टर्म डेल्टा पी के एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है? जो भी साइन के आगे टर्म होगा, राइट? क्योंकि साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो बी ए के, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी ए के, amplitude यस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा पी एम, मतलब चेंज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर में जो भी चेंज आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और जब अपन एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है ना। साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों हो सकती। दैट मीन्स मैक्सिमम चेंज कैन बी डेल्टा पी एम एंड नेगेटिव में वो माइनस डेल्टा पी एम तक जा सकता है। तो जो एक्चुअल प्रेशर होगा, मुझे बताओ एक्चुअल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर atmosphere प्लस डेल्टा पी एम। और एक्चुअल प्रेशर की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा पी एम। ये फॉलो कर रहे हो सब लोग? क्योंकि चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा पी एम और मिनिमम माइनस डेल्टा पी एम हो सकती है।
सो अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस रेंज में लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी, प्रेशर का जो इक्वेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से इस तरीके से डिपेंड करेगा, एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड विल बी बी ए के, वेर बी इज बल्स मॉड्यूलस, ए मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ए मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एंड डेल्टा पीएम तो पता ही है, और के मतलब वेव नंबर। तो ये वाला इक्वेशन भी तुम्हें याद होना चाहिए। ओके, तो ये डेरिवेशन नोट कर लो, फिर आगे देखेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ लेना। और सर ये अलग अलग हो सकता है ना बीए के, अलग अलग मतलब वेरी कर सकते हैं ना? बी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, बल्स मॉड्यूलस मीडियम का प्रॉपर्टी होगा ना, इलास्टिसिटी में पढ़ा था ना अपन ने। और ए जो सर है वो वो वेरी कर सकता है, ए मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन पे डिपेंड करेगा वो। और के मतलब वो भी वेव की प्रॉपर्टी है ना, वेव नंबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा। सर सर मैं वो बोल रहा था, हम लोग ने फंक्शन तो अलग लिया है ना? अगर तो कोई और भी फंक्शन चूज करता तो भी सेम ही होता ना, कोई और भी Yes. फंक्शन अगर तू चूज करता उसको भी डिफरेंशिएट करने पर के का टर्म तो बाहर आ ही जाता, क्योंकि सारे ही वेव फंक्शंस इसी फॉर्मेट के होते थे, याद है, एफ ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। तो इसको भी अगर तू डिफरेंशिएट करता तो के बाहर आ जाता ना। सर प्लस माइनस बट हो सकता है ना? प्लस माइनस होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे बता, एम्पलीट्यूड में प्लस माइनस से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। एम्पलीट्यूड अगर मैं बोल रहा हूँ किसी चीज का एम्पलीट्यूड ए, तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस ए से माइनस ए तक जाएगा ना, जैसे यस एसएचएम में होता था। ओके, सो ऊपर वाले पार्ट से नोट करना शुरू कर दो, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव में रिलेशन। मुझे बता देना जब स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करना हो। Sir, can you scroll down? या श्योर।
लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। Done, sir. 1 minute, sir. ओके, 1 मिनट और ले लो। Done, sir. सो देखो इधर भी सेम चीजें लिखी हुई है। डीपी का ये इक्वेशन आ गया, बी ए के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करने पर ये आया था, राइट। डेल्टा पी इज बी ए के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे इक्वेशन को ऑब्जर्व करके एक और चीज मुझे बताओ, प्रेशर वाला जो इक्वेशन है और डिस्प्लेसमेंट वाला जो इक्वेशन हमने अज्यूम किया था, y इक्वल्स टू a cos kx minus omega t एंड डेल्टा p इज डेल्टा pm sin kx minus omega t। इन दोनों इक्वेशंस में तुम्हें कितना फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है? पाई/2। दिख रहा है सबको पाई/2 का फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस Yes, sir. मतलब साइन के अंदर वाले जो एंगल्स है, अगर मैं दोनों को ही साइन में कन्वर्ट कर देता तो साइन के अंदर वाले जो एंगल्स है उसमें पाई/2 का फर्क होता है ना एक। तो यहाँ पे अपन प्रेशर वाले इक्वेशन में और डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में पाई/2 का फेज डिफरेंस मान सकते हैं, राइट। ये वाला पॉइंट भी नोट कर लो। पाई/2 का फेज डिफरेंस की और क्या स्पेशलिटी होती है? व्हेन y इज प्लस ए और माइनस ए, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट वाला जो फंक्शन है वो अपने एक्सट्रीम पे होगा, सबसे मैक्सिमम ए या फिर सबसे मिनिमम ए होगा, उस समय डेल्टा पी कितना हो जाएगा? उस समय डेल्टा पी 0 हो जाएगा। जब कॉस प्लस या -1 होगा उस समय साइन 0 होगा। और जब व्हेन डेल्टा पी प्लस या माइनस डेल्टा पी एम, जब वो अपना एम्पलीट्यूड अटेंड करेगा उस समय क्या 0 हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व कर पा रहे सब लोग? Phase difference pi/2 means when displacement is at its extreme, delta p will be 0, and when delta p is at its extreme, displacement will be 0. SHM में ऐसा कौन से दो क्वांटिटीज के साथ होता था, कौन से पैरामीटर्स के साथ? SHM में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी याद है? यस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, करेक्ट। ठीक है। ओके, सो इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते थोड़ा सा, और मैं तुम्हें विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ ये चीज, ताकि तुम्हें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ग्राफिकल विजुअलाइजेशन। याद है अपन ने वेव्स में ये भी पढ़ा था कि साउंड वेव जो है वो कॉम्प्रेशन और रेफ्रैक्शन के फॉर्म में आगे ट्रैवल करते हैं। कॉम्प्रेशन मतलब क्या होगा, उधर पार्टिकल्स और नजदीक आ जाएंगे या दूर जाएंगे कॉम्प्रेशन वाले जोन में, और पास। नजदीक। और पास आ जाएंगे। एंड रेफ्रैक्शन वाले जोन में वो और दूर चले जाएंगे। तो उस बेसिस पे अपन इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई भी साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर रहा उस समय जो एयर के पार्टिकल्स होंगे उन सबको मैं इक्वल स्पेसिंग पे मान सकता हूँ। तो मान लो ये सिचुएशन है जब कोई भी वेव पास नहीं कर रहा, ऑल द एयर पार्टिकल्स आर एट इक्वल स्पेसिंग, है ना, नो वेव।
यहाँ पे कोई भी वेव पास नहीं हो रहा। अभी जब वेव को पास करवाएंगे तो कॉम्प्रेशन रेफ्रैक्शन जोन क्रिएट हो जाएगा। तो जो कॉम्प्रेशन जोन होगा उसमें पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, मान लेते हैं कि ये कॉम्प्रेशन जोन है, एंड कॉम्प्रेशन जोन का जो सेंटर होगा वहां पे कॉम्प्रेशन सबसे ज्यादा होगा इस तरीके से, और सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे कॉम्प्रेशन थोड़ा सा कम होते जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉम्प्रेशन जोन। इसको मैं येलो में मार्क कर रहा हूं। अभी कॉम्प्रेशन जोन को ऑब्जर्व करते एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ करते। मैं ग्राफ का रेफरेंस भी इसी के नीचे ले रहा हूं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पोजीशन को ड्रॉ कर लेते, पोजीशन एक्स, और वाई पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मान लेते। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की बात चल रही, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कॉम्प्रेशन जोन में जो पार्टिकल्स है वो ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर ट्रेवल कर रहे और सेंटर को कॉम्प्रेस कर रहे। आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? तो यहाँ पे मुझे बताओ कॉम्प्रेशन जोन का जो सेंटर होगा, क्या वो वाला पार्टिकल मूव कर रहा है या खाली उसके लेफ्ट और राइट वाले पार्टिकल्स उसके तरफ मूव करके उसको कंप्रेस करवा रहे? क्या सिचुएशन है? सेकंड वाला सिचुएशन है ना? क्या सेंटर वाला पार्टिकल खुद मूव कर रहा है, कॉम्प्रेशन के जो सेंटर पे पार्टिकल? नो सर। तो कॉम्प्रेशन के सेंटर में जो पार्टिकल है उसका y जीरो होगा ना, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेट्स कॉल दिस पार्टिकल, इसको पार्टिकल 1 मान लेता हूं मैं, इसको पार्टिकल 2 और इसको पार्टिकल 3। तो सब देख पा रहे पार्टिकल 2 का y जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एंड पार्टिकल 1 किस तरफ भाग रहा है? पार्टिकल 1 को देखो, ग्रीन एरो किस तरफ है? राइट। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि राइट साइड में जो y होगा, राइट वाला जो y है वो पॉजिटिव है एंड लेफ्ट की तरफ जो y होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे y मतलब लेफ्ट और राइट में ही हो रहा है। तो पार्टिकल 1 पे y कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पार्टिकल 1 पे y पॉजिटिव आ जाएगा, राइट? ग्राफ पे वो यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि वो राइट की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। व्हाट अबाउट पॉइंट 3? पॉइंट 3 किस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है? पॉइंट 3 ये वाला पॉइंट लेफ्ट की तरफ। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y है वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉइंट 3 पे ऐसा हो जाएगा। तो कॉम्प्रेशन जोन में तुम देख पा रहे हो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं अपन? y वर्सेस x। y मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अभी इसके आगे रेयरफैक्शन जोन शुरू हो रहा है। रेयरफैक्शन जोन की स्पेशलिटी क्या होगी? इसके सेंटर से पार्टिकल सेंटर से दूर जाएंगे या सेंटर की तरफ जाएंगे? सेंटर से दूर। सेंटर से दूर। तो रेयरफैक्शन जोन का जो सेंटर है उसको अगर मैं 0.4 मान लूं तो सेंटर वाला पार्टिकल तो यहाँ पे भी मूव नहीं करेगा, यस और नो? 0.4 यहाँ पे भी मूव नहीं करेगा और पार्टिकल्स यहाँ पे सेंटर से दूर जा रहे हैं इस तरीके से, तब जाके यहाँ पे रेयरफैक्शन जोन क्रिएट होगा। तो 0.3 तो लेफ्ट की तरफ ही डिस्प्लेस कर रहा है, वो तो कॉम्प्रेशन से भी मैच हो रहा है, रेयरफैक्शन से भी मैच हो रहा है, वो लेफ्ट की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा होगा। 0.4 जो कि रेयरफैक्शन का सेंटर होगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, एंड 0.5 का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, कौन सी तरफ? राइट। राइट की तरफ। तो 0.5 पे जो y है वो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे कहीं, तो ये 0.5 होगा। तो ग्राफ को अगर अपन आगे कंटिन्यू करते तो रेयरफैक्शन जोन का ऐसा ग्राफ बन जाएगा, राइट? दिस इज द ग्राफ फॉर रेयरफैक्शन जोन। और जो येलो में मार्क था वो कॉम्प्रेशन जोन का ग्राफ था। ये सब विजुअलाइज कर पा रहे हो? चीजें क्लियर हो रही है दिमाग में और कि कैसे मूवमेंट हो रहा होगा पार्टिकल्स और उसका करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ कैसा दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइज करना स्ट्रिंग से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्ट्रिंग्स में तो अपन को दिख रहा था कि पार्टिकल्स ऊपर ऑसिलेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे पार्टिकल्स लेफ्ट राइट में ही ऑसिलेट कर रहे हैं। वेव भी हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ इनमें से सबसे मैक्सिमम प्रेशर कौन से पॉइंट का होगा? क्या लगता है कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा कॉम्प्रेस्ड है अमॉन्ग्स्ट ऑल?
मिडल पॉइंट 0.2 राइट। कंप्रेशन जोन का जो सेंटर है वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, और कौन से पॉइंट का प्रेशर सबसे कम होगा, जो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड है, जहाँ पे पार्टिकल्स का स्पेसिंग सबसे ज्यादा हो गया, 0.4। तो बेसिकली तुम जैसे जैसे कंप्रेशन जोन के अंदर घुसोगे, कंप्रेशन जोन के अंदर जब उसके सेंटर की तरफ ट्रेवल करोगे, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? हाँ बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। और रेयरफेक्शन के सेंटर की तरफ मूव करोगे तो कम प्रेशर कम होना चाहिए। अच्छा, जो 0.3 है, 0.3 की क्या स्पेशलिटी है? 0.3 इज एट द इंटरफेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। मतलब 0.3 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तुम ना कंप्रेशन जोन के अंदर घुसे और ना रेयरफेक्शन। तो क्या 0.3 पे कोई भी प्रेशर में चेंज आएगा? नो, 0.3 पे प्रेशर सेम एटमोस्फेरिक रहेगा, पी नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं फॉर प्रेशर वेव, प्रेशर वेव मतलब और सर चेंज इन प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, राइट? यस, बताओ सिद्धार्थ। और सर 3 पे एटमॉस्फेरिक कैसे रहेगा? देख मैं क्या लॉजिक यूज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कंप्रेशन जोन के अंदर घुस रहा हूँ टूवर्ड्स 2, प्रेशर बढ़ रहा है ना, एटमोस्फेरिक के कंपैरिजन में प्रेशर बढ़ रहा है। यस सर। और जब मैं रेयरफेक्शन के अंदर घुस रहा हूँ तो एटमोस्फेरिक के प्रेशर के कंपैरिजन में प्रेशर कम हो रहा होगा। यस सर। तो इंटरफेस पे अगर तुम हो, इंटरफेस मतलब यू आर नाइदर इन कंप्रेशन नॉर रेयरफेक्शन, तो 0.3 पे मैं प्रेशर एटमोस्फेरिक मान सकता हूँ। सर कांस्टेंट मान सकते हैं ना? कांस्टेंट मतलब वही ना, एटमोस्फेरिक पहले जो था वही। पहले यस सर। जब वेव पास नहीं हो रही थी उस समय का प्रेशर एटमोस्फेरिक था एट ऑल पॉइंट्स। यस सर। तो 0.3 पे प्रेशर एटमोस्फेरिक होगा, मतलब चेंज इन प्रेशर कितना होगा 0.3 पे? 0। 0। तो डेल्टा पी वर्सेस एक्स के ग्राफ में 0.3 यहाँ पे होगा, एंड सिमिलरली 0.1 पे यहाँ पे होगा। जो जो इंटरफेस वाले पॉइंट्स है 0.1, 3 एंड 5, ये सारे पॉइंट्स पे चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा ना। व्हाट अबाउट 0.2? वहां पे चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? प्रेशर सबसे ज्यादा या कम 0.2 पे? मैक्सिमम। 0.2 कंप्रेशन का सेंटर, कंप्रेशन का सेंटर, सेंटर वाला पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ना। यस सर मैक्सिमम। एंड रेयरफेक्शन का जो सेंटर वाला पॉइंट है 0.4, वहां पे प्रेशर सबसे मिनिमम। मिनिमम होगा। तो प्रेशर डेल्टा पी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा। तो इक्वेशन से तो हमने वेरीफाई कर लिया था, इस लॉजिक से भी दिख रहा है पाई/2 का फेज डिफरेंस है। जब y अपने एक्सट्रीम पे 0.1 पे, उस समय डेल्टा पी 0 पे, और जब डेल्टा पी एक्सट्रीम पे 2 और 4, वहां पे y 0 है। ये सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ओके, ये ग्राफ्स प्लॉट कर लो। और सर यस बताओ। पार्टिकल ऑसिलेट कैसे करेंगे? हाँ देख, अभी मैं तुझे एक विजुअलाइजेशन दे देता हूँ, पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं। देख अपन ट्रांसवर्स वेव्स में कैसे करते थे, अगर ये पोजीशन एक्स एक्सिस है और ये अगर ओरिजिन है, तो मैं बोलता था कि भाई जो x इक्वल्स टू 1 पे अलग अलग पोजीशन की बात करते थे ना। ये जो मैं रेड में पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ ये मुझे क्या दे रहा है? x की वैल्यू है ना। यस सर। और हर एक x पे करस्पॉन्डिंग y होगा, मतलब हो सकता है कि 0.1 2 mm से ऊपर गया हो, 0.1 जो है वो 1 mm से ऊपर गया हो। हर एक पॉइंट अपने अपने y पे जाएगा। 0.3 0 mm से ऊपर गया हो, एंड 0.4 लेट्स से 1 mm से नीचे गया हो। ऐसा कुछ अपन अज्यूम कर सकते। तो ये Yes. सारे डिस्प्लेसमेंट्स किसके करस्पॉन्डिंग है? दीज आर फॉर ट्रांसवर्स वेव्स, राइट? क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि वेव राइट में जा रही है और पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। मतलब जब x1 है तब y कितना है? 2 mm। ये सारे कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट कर सकता हूँ ना ग्राफ पे। Yes. x2 के करस्पॉन्डिंग भी y 1 mm, x3 के करस्पॉन्डिंग y 0 है, एंड x4 के करस्पॉन्डिंग y -1 mm है। जस्ट एन एग्जांपल, रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होगा? लॉन्जिट्यूडनल में अगर मैं x इक्वल्स टू 1 की बात करूँ, तो यहाँ पे हो सकता है पार्टिकल 2 mm से राइट में जा रहा हो। समझ पा रहा है? यस सर। और पार्टिकल 2 जो है वो 1 mm से राइट में जा रहा हो। पार्टिकल 3 का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंड पार्टिकल 4 1 mm से लेफ्ट में जा रहा हो। दिस वाज फॉर ट्रांसवर्स, और यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनल होगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो y की वैल्यू है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव हो रही,
बट डेटा तो इधर भी सेम ही होगा ना, x इक्वल टू 1 पे मैं y को 2 मानूंगा, x इक्वल टू 2 पे y को 1 मानूंगा एंड सो ऑन। Yes, ये sir. फर्क समझ में आया? लिख लो इसको। डेंसिटी का जो फ्लक्चुएशन है क्या लगता है वो किससे मैच होगा, प्रेशर से या डिस्प्लेसमेंट से? कौन से पॉइंट का लगता है डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा? एनी गेसेस? मैक्सिमम डेंसिटी अच्छा मैक्सिमम पॉइंट 2 पे होगा, मैक्सिमम डेंसिटी जहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन हो रहा हो। तो डेंसिटी का जो बिहेवियर है वो प्रेशर के साथ मैच होगा, जहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा वहां पे डेंसिटी भी अपने आप बढ़ जाएगा। ये हो गया लिख के? 1 मिनट प्रेशर वाले ग्राफ में जो पीक पॉइंट्स होंगे उसको अपन डेल्टा पीएम बोल सकते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड, और ये माइनस डेल्टा पीएम। और डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में जो पीक पॉइंट्स है उसको अपन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ए और माइनस ए। डन था। सबका हो गया लिख के? किसी को और टाइम चाहिए तो बताओ। ऑलराइट चलो। सो हमें अभी प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पता है। प्रेशर एम्पलीट्यूड इज बी ए के, ये हमने देखा था। एंड प्रेशर का जो इक्वेशन है वो ये होगा, माइनस बी टाइम्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई। और ये ग्राफ्स भी हमने प्लॉट कर लिए थे, ये भी हमें आता है अभी। ये वाला एग्जांपल देखो, फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स कैसे आ सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज 22 पास्कल्स। इसका मतलब डेल्टा पीएम के बारे में दिया हुआ है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन मतलब डेल्टा पीएम इज 22 पास्कल्स। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1400 हर्ट्ज। और फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, मतलब ए फाइंड करना है। स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 340 मीटर्स पर सेकेंड। और बल्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁵ पास्कल्स। डेल्टा पीएम और ए में क्या रिलेशन देखा था अपने अभी अभी, डेल्टा पीएम इज बी ए के, डेल्टा पीएम इज बी ए के। डेल्टा पीएम पता है, बी पता है, और ए फाइंड करना, और के मतलब वेव नंबर।
ये पता नहीं है मगर फ्रीक्वेंसी और सी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी और सी की मदद से ये वेव नंबर भी मिल जाएगा, राइट? सॉल्व हो जाएगा ये? यस सर। ओके, तो ये सवाल खुद से ट्राई करना बाद में। नाउ लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव। प्रेशर और डेंसिटी, इनमें क्या रिलेशन होगा देखते हैं। हमें पता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, दैट मीन्स डी ऑफ रो, मास तो कांस्टेंट होगा ना, मास फ्लक्चुएट नहीं होगा, डेंसिटी और वॉल्यूम फ्लक्चुएट हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, तो डी ऑफ रो विल बी, एम को बाहर ले लो, एम टाइम्स डी ऑफ 1/v, एंड डी ऑफ 1/v मतलब -1 अपॉन वी स्क्वायर टाइम्स डी वी। ये स्टेप समझ में आया सबको कैलकुलस का? यस सर। यस सर। अगर मैं डी ऑफ रो अपॉन रो कर दूं तो ये हो जाएगा m टाइम्स माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर, एंड अपॉन रो मतलब अपॉन m/v, तो m कैंसिल हो गया, एक v भी कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर डी रो अपॉन रो, ये माइनस डी वी अपॉन वी आ जाएगा। तुम्हारे बैच में एरर्स वाला चैप्टर हो चुका था क्या, एरर्स इन मेजरमेंट्स? नो सर। इसका एक मैं शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ। अगर मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी q is some constant times q1 to the power n into q2 to the power m, तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं dq अपॉन q, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन q, और जो कांस्टेंट है वो पिक्चर में नहीं आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे भी m कैंसिल हो रहा है, इसको तुम डायरेक्टली n टाइम्स dq1 अपॉन q1 प्लस m टाइम्स dq2 अपॉन q2 एंड सो ऑन, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर मुझे ये रिजल्ट पता होता, तो अगर रो इज m/v, m/v मतलब v टू द पावर -1, तो ये रिजल्ट को यूज करके मैं डायरेक्टली डी रो अपॉन रो -1 टाइम्स dv अपॉन v लिख सकता था। ये टेक्निक समझ में आया? यस सर। तो ये वाला रिजल्ट भी याद कर लो, ये आगे तुम्हें काम आएगा, एरर्स का पार्ट है ये, तो इससे तुम फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हो किसी भी क्वांटिटी में। सो अभी हमें डी रो अपॉन रो पता चल गया, इक्वल्स टू माइनस dv/v, बट हमें किसी तरह प्रेशर को इंट्रोड्यूस करवाना है, हमें रिलेशन डेंसिटी और वॉल्यूम में नहीं चाहिए, हमें रिलेशन डेंसिटी और प्रेशर में चाहिए, तो उसके लिए अपन dv/v को प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Yes, उसके लिए बल्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, बल्स मॉड्यूलस वाज माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन dv/v, इसका मतलब माइनस dv/v, ये डेल्टा पी अपॉन बी हो जाएगा, इस इक्वेशन में डाल दो। सो डी रो अपॉन रो विल बी माइनस dv अपॉन v डेल्टा पी अपॉन बी, मतलब डी रो को मैं डेल्टा रो भी बोल सकता हूँ, विच इज डेंसिटी फंक्शन, दिस विल बी रो अपॉन बी टाइम्स डेल्टा पी। तो देखो यहाँ पे डेल्टा पी अगर साइन के फॉर्म में, तो डेल्टा रो भी साइन के फॉर्म में आ जाएगा, खाली कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, राइट? सो डेल्टा पी एंड डेल्टा रो विल बी इन सेम फेज और डिफरेंट फेज? सेम yes, फेज। yes. यस, डेल्टा पी एंड डेल्टा रो आर ऑलवेज इन द सेम फेज, आर ऑलवेज इन सेम फेज। और ये अपन ने लॉजिकली भी प्रेडिक्ट कर दिया था, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगा, और इक्वेशन से भी ये बात प्रूव हो गई। अच्छा, एक और चीज अपन अभी आगे डिराइव करेंगे, दैट स्पीड ऑफ साउंड। ट्रांसवर्स वेव्स में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता था? c इक्वल्स टू अंडर रूट t/μ। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड ये होता था, सॉरी ट्रांसवर्स में स्पीड ऑफ साउंड बोलना गलत होगा, ट्रांसवर्स में ये स्पीड ऑफ वेव होता था, वेव स्पीड फॉर ट्रांसवर्स। और साउंड का जो वेलोसिटी होता है साउंड वेव का, उसका फॉर्मूला होता है c इक्वल्स टू अंडर रूट b/ρ फॉर साउंड वेव्स या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। इसको भी अपन आगे डिराइव करेंगे, बट अभी के लिए अगर मैं ये वाला रिजल्ट यूज करूं, c इक्वल्स टू b/ρ, इस रिजल्ट को अगर मैं मैनिपुलेट करूं, यहाँ पे मैं b को रो c स्क्वायर लिख सकता हूं, दोनों साइड स्क्वायर करके, और b को अगर मैं रो c स्क्वायर लिख दूं तो डेल्टा रो बन जाएगा
डेल्टा पी अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज अगेन सेम इक्वेशन बट इन डिफरेंट फॉर्मेट, जो हमें डेल्टा रो और डेल्टा पी में रिलेशन दे रहा है। डेल्टा पी इज सॉरी डेल्टा रो इज डेल्टा पी अपॉन सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, ये नोट कर लो। सो डेंसिटी का अगर तुम ग्राफ प्लॉट करते हो तो प्रेशर वाले ग्राफ जैसा ही उसका शेप हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम। Done, sir. ओके चलो, प्रेशर डेंसिटी का रिलेशन पता चल गया हमें। अभी स्पीड को डिराइव करेंगे। हमने स्पीड का जो फॉर्मूला यूज किया था अंडर रूट डी बाई रो, उसका डेरिवेशन देख लेते। यहाँ पे अज्यूम करो कि ये एक एलिमेंट है, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, और इस समय कोई वेव पास नहीं हो रही, ये अपने नेचुरल स्टेट में, और इसका लेंथ डेल्टा एक्स मान लेते। तो नेचुरल स्टेट में तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर एटमोस्फेरिक होगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट और यहाँ पे भी पी नॉट, एलिमेंट पे नेट फोर्स 0। बट जैसे ही इसमें से वेव पास होगी तो जो येलो वाला पार्टिकल है वो थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर गया होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट y मान लेते, और उसका जो प्रेशर है वो भी पी नॉट से बढ़ के पी नॉट प्लस डेल्टा P1 हो गया होगा येलो वाले पार्टिकल पे, और जो ब्लू वाला पार्टिकल है वो भी y प्लस डेल्टा y से आगे मूव कर गया होगा, और वहां का जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस डेल्टा P2 हो गया होगा। डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 आर द करस्पॉन्डिंग एक्सेस प्रेशर करस्पॉन्डिंग डेल्टा P,
एट वाई एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये एलिमेंट पे जो नेट फोर्स होगा, अपन ये वाला एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे भी एस मान लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एस। तो नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, पी नॉट प्लस डेल्टा पी वन माइनस ऑफ पी नॉट प्लस डेल्टा पी टू टाइम्स एस, ये नेट फोर्स होगा। और ऐसा करने पर पी नॉट कैंसर हो जाएगा एंड डेल्टा पी वन माइनस डेल्टा पी टू टाइम्स एस, खाली ये टर्म्स बच जाएंगे। ये समझ में आया सबको, दिस इज द नेट फोर्स। और न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स को अपन मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, राइट। डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, ये एक्सेलरेशन होगा। सो अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वेशन लिख दो, उससे क्या मिलेगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एलिमेंट का जो मास है वो कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेल्टा एक्स, ये इसका मास होगा, इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स इक्वेशन बन गया। इन दोनों टर्म्स में से एस और एस कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एक्स भी दूसरे साइड ले लो, तो इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, डेल्टा पी वन माइनस डेल्टा पी टू, डेल्टा पी वन माइनस डेल्टा पी टू को मैं माइनस ऑफ डेल्टा पी टू माइनस डेल्टा पी वन लिख सकता। एंड डेल्टा पी टू माइनस डेल्टा पी वन इज लाइक चेंज इन डेल्टा पी, ये चेंज इन डेल्टा पी के इक्वल होगा। और कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डी ऑफ डेल्टा पी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अपन डेल्टा पी को पी के इक्वल मान लेते। लेट्स से डेल्टा पी इज सेम एज पी टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो डेल्टा पी टू माइनस डेल्टा पी वन इज लाइक माइनस ऑफ डी पी, वेयर पी एंड डेल्टा पी आर सेम, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा पी वन माइनस डेल्टा पी टू को माइनस डीपी से रिप्लेस कर दूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस डीपी, डेल्टा एक्स को भी लेफ्ट में ले जाओ तो वो dx बन जाएगा, डेल्टा एक्स को अपन dx से रिप्लेस कर सकते हैं। और राइट में क्या बचा, रो टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा। ये समझ में आया सबको ये स्टेप। यस सर। और p किसके इक्वल था, p एंड डेल्टा p आर सेम, हमने सेकेंड स्लाइड में डिराइव किया था जहां पे अपन ने प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखा था। वहां पे हमने देखा था डेल्टा p इज माइनस डेल y बाय डेल x, डेल्टा p और p बोथ आर सेम on this slide, p is minus b del y by del x। और अगर मैं p को माइनस b del y by del x डाल दूं यहाँ पे, तो उसका भी d by dx हो रहा है, तो del p by del x क्या बन जाएगा, del p by del x will be minus of b double differentiation of y with respect to x, del square y by del x square। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, तो इसका जो अगला स्टेप है सब्स्टिट्यूशन के बाद, वो ये बन जाएगा, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, जो b था उसको राइट में ले जाके डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू रो बाय v टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। और रो बाय v को भी दूसरे साइड ले जाओ, तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर विल बी b बाय रो टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। फाइनली ये वाला इक्वेशन आ रहा है, प्योर मैथमेटिकल स्टेप्स है। और याद करो अपन ने जनरल वेव थियरी में एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। हमने सीखा था कि ये किसी भी जनरल वेव का वेव इक्वेशन होता है, बी इट लॉन्जिट्यूडनल और बी इट ट्रांसवर्स। याद आ रहा है सबको ये रिजल्ट जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था अपन। तो अगर इस इक्वेशन को मैं हमारे डिराइव्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, ये वाले इक्वेशन से, तो तुम देख पा रहे हो सी स्क्वायर का जो काम है वो b बाय रो कर रहा है, दैट मीन्स c विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट b बाय रो। ये हमने प्रूव कर दी। ओके,
तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये फाइनल रिजल्ट को याद रखना, डेरिवेशन खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट सवाल को सॉल्व करने के लिए ये रिजल्ट पता होना चाहिए। सी इज अंडर रूट ऑफ बी बाई रो। जस्ट लाइक ट्रांसफर्स में अपन सी को अंडर रूट टी बाई म्यू लिखते थे, वैसे यहाँ पे सी इज अंडर रूट बी बाई रो। ओके, नोट कर लो। लिख के हो गया ये सबका? यस सर। वेट सर। डन सर। सो गैसेस या फिर लिक्विड्स दोनों के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, v इक्वल्स टू अंडर रूट बी बाई रो। और अगर सॉलिड रॉड की अपन बात करें तो सॉलिड रॉड में तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला नोट कर लो, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बाय बाय रो। बाय मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द सॉलिड रॉड। तो किसी भी सॉलिड रॉड के अंदर अगर तुम्हें लॉन्जिट्यूडनल वेव का स्पीड निकालना हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स टू अंडर रूट बाय बाय रो।
ये लिख लो बस, ये वाला फॉर्मूला। v इक्वल्स टू वाई बाई रो, इसका अंडर रूट। अभी देखो जो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस हमने देखा था, ये वाला फॉर्मूला, इसको आगे और मॉडिफाई करेंगे। न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक फॉर्मूला प्रपोज किया फॉर स्पीड ऑफ साउंड, और उसने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अंडर रूट टी बाई रो होना चाहिए। और जब वैल्यूज डाल के ऑब्जर्व किया गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एटमोस्फेयर का एवरेज डेंसिटी, ये वैल्यूज डालने के बाद स्पीड ऑफ साउंड इतना आया। बट ये जो स्पीड है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड से कम आ रहा था, जिसकी वैल्यू 332 थी। न्यूटन ने अपने डेरिवेशन में क्या अज्यूम किया, उसने ये अज्यूम किया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो साउंड का जो प्रोपेगेशन है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और याद है अपने इलास्टिसिटी में पढ़ा था, आइसोथर्मल के लिए बल्स मॉड्यूलस P होता है। तो इसीलिए उसने ये वाला फॉर्मूला प्रपोज किया, B को P से रिप्लेस कर दिया। बट इसी फॉर्मूला को लाप्लास ने करेक्ट किया, एंड लाप्लास ने कहा कि एक्चुअल में जो साउंड का प्रोपेगेशन होता है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, इट्स नॉट आइसोथर्मल, क्योंकि इट्स अ क्विक प्रोसेस, और सारे क्विक प्रोसेस जो है वो उसमें हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा किसी भी गैस को, तो उसको अपन एडियाबैटिक प्रोसेस मान सकते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्स मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, गामा टाइम्स पी। एयर का जो गामा है वो अपन डायटोमिक जितना ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, O2 N2। तो एयर का गामा 7/5 ले लो, और ये करेक्शन के बाद V की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी मैच हो रही थी। तो अपन कौन सा रिजल्ट याद रखेंगे, अंडर रूट B बाई रो को अपन अंडर रूट गामा P बाई रो लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस, ये याद रखेंगे। ऑल्सो बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन Pm इक्वल्स टू रो आर टी, इससे अपन P बाई रो को RT बाई M लिख सकते। तो स्पीड ऑफ साउंड को आइदर तुम गामा टाइम्स P बाई रो का अंडर रूट या फिर गामा RT बाई M का अंडर रूट, ये लिख सकते। ओके, अच्छा आखिरी के 2-3 स्लाइड्स बाद में नोट कर लोगे, Yes, sir. मैं तुम्हें बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम्हें बस ये फॉर्मूलेज याद रखना। तो स्पीड ऑफ साउंड का अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, ये फॉर्मूला से अपन देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकते हैं। इट कैन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी पे भी कैसे डिपेंड करेगा, वो सारी चीजें देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, तो ये फॉर्मूला की मदद से V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा RT बाई M, वी कैन सी दैट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, बट टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। अगर मान लो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्रीज, मैं V0 अज्यूम कर रहा हूँ, एंड स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्रीज, इसको VT मान देते। सो V0 विल बी इक्वल्स टू गामा टाइम्स 0 डिग्रीज मतलब 273 केल्विन, गामा टाइम्स R इंटू 273 बाई M, एंड VT कितना हो जाएगा, T डिग्रीज मतलब T प्लस 273 केल्विन, तो ये VT हो जाएगा। और इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ न्यू टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल टेम्परेचर, और इसको 1 प्लस T अपॉन 273 लिख दो टू दी पावर हाफ। अगर मान लो टेम्परेचर का जो चेंज है वो इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही स्मॉल चेंज है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ T अपॉन 273 अगर 1 से बहुत छोटा हो गया, उसी केस में अपन इस पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा पाएंगे, एंड VT विल बिकम V0 1 प्लस हाफ ऑफ T अपॉन 273। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा, V0 को दूसरे साइड ले लो, तो VT माइनस V0 will be 332 upon 546 times T, which is 0.61 times T. इसका मतलब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेटली 0.61 मीटर्स पर सेकेंड से बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर पे बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा हो, तो क्या मैं ये फाइनल रिजल्ट यूज कर पाऊंगा No, फॉर sir. मेजर चेंजेस? फिर अपन को बेसिक से करना पड़ेगा, इसी स्टेप के आगे अपन को फिर बेसिक से डिराइव करना होगा, ठीक है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये समझ में आ गया सबको? फॉर्मूला बेस्ड थियरी है, बस फॉर्मूला को स्टडी करके ये थियरी डेवलप कर दी। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
ये वाला फॉर्मूला देख के लगता है कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ जाना चाहिए, बट अगर प्रेशर बढ़ा है तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। इफ यू ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला Pm इक्वल्स टू रो आर टी, P बाई रो विल बी RT बाई M, और अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो क्या P बाई रो का रेशियो चेंज होगा? नो, दिस विल आल्सो रिमेन No, कांस्टेंट। sir. That means if you increase the pressure at constant temperature, there will be no effect on the speed of sound. Speed of sound same रहेगा. Pressure has no effect on the speed of sound in gas bracket if temperature is constant. क्योंकि डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगा। फिर थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। अगर मान लो तुम किसी एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा देते हो, इससे क्या लगता है, डेंसिटी बढ़ेगा या कम होगा एटमॉस्फेयर का अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया तो? इंट्यूशन से क्या लगता है? H2O का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18, और एटमॉस्फेरिक के जो मेजर कंपोनेंट्स है O2 एंड N2, इनके मॉलिक्यूलर मास है 32 एंड 28। तो अगर तुम H2 का कंपोनेंट बढ़ा रहे हो, H2O, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर पानी का कंपोनेंट बढ़ा रहे हो, तो इफेक्टिवली एटमॉस्फेयर के अंदर अपन कम मॉलिक्यूलर मास वाले गैस का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे, तो ओवरऑल मास बढ़ेगा या कम होगा एटमॉस्फेयर का? अगर इसको बढ़ा दिया तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। दैट मींस ह्यूमिडिटी के बढ़ाने पर डेंसिटी भी कम हो जाएगी। सो वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। और यहाँ पे डेंसिटी को अपन चेंज करें विदाउट एनी चेंज इन प्रेशर, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक के इक्वल होगा, तो प्रेशर को बिना चेंज किए अगर मैं डेंसिटी को कम कर दूं तो स्पीड पे क्या इफेक्ट आएगा? बिना प्रेशर को चेंज किए अगर मैं डेंसिटी को कम कर दूं तो अगर डेंसिटी कम हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगा, राइट? दैट मींस स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर विल बी मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। समझ में आया ये सबको, ये लॉजिक? Yes, एनी sir. डाउट? वैसे ही इफेक्ट ऑफ विंड, हम लोग जो भी वेव का वेलोसिटी लेते, साउंड वेव या ट्रांसवर्स वेव, जिसको अपन अंडर रूट ऑफ बी बाई रो या फिर गामा टाइम्स पी बाई रो, ये सारे जो वेलोसिटी है वेव के, ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या मीडियम के रिस्पेक्ट में? ये विद रिस्पेक्ट टू मीडियम होगा, जो कि साउंड के केस में विंड हो जाएगा। विंड इज द मीडियम फॉर साउंड। तो साउंड का जो वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में, इसको वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड लिखा जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये तो अपना वेव स्पीड होगा। वेव स्पीड हमेशा रिलेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। और अगर मान लो इनकेस तुम्हें वेलोसिटी ऑफ विंड भी दे दिया अलोंग दिस वेक्टर, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड ग्राउंड फ्रेम से वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। सो अगर तुम VW को रिजॉल्व करते हो, दिस विल बी VW cos थीटा एंड दिस विल बी VW sin थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो x कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, दैट विल बी V प्लस VW cos थीटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसका जो y कंपोनेंट होगा उसमें क्या बचेगा? ओनली VW sin थीटा। इस तरीके से अपन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके साउंड का रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं इन द ग्राउंड फ्रेम। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको अच्छे से? ये सारे फैक्टर्स नोट कर लेना। आखिरी के जो 2-3 स्लाइड्स है प्लीज उसको बाद में नोट कर लेना। मैं लेक्चर नोट्स और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। वेव्स वाला जो तुम्हारा फोल्डर है उसी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो अलग से मैं कोई फोल्डर शेयर नहीं कर रहा हूँ, वही रिफर कर लेना, ठीक है? इसके आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस ये एक एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, 1-2 एग्जाम्पल्स, और बाकी का जो टाइम तुम्हें मिल रहा है उसमें ट्रांसवर्स वेव्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, HC वर्मा और जो असाइनमेंट्स मैंने दिए थे उससे, ठीक है? ओके, चलो गाइस, फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye.